नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें एक विशेष टॉपिक, एक नया टॉपिक प्रश्नोत्तरी के रूप में मैंने लाया है। ये एजुकेशन से संबंधित, मापन मूल्यांकन से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए अनिवार्य है, जिसमें कि आपका नेट एजुकेशन, पीएचडी एजुकेशन, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन, सारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम सीधे आपके टॉपिक पर आते हैं और पहला जो क्वेश्चन है वो भौतिक मापन से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कहता है भौतिक मापन का आधार बिंदु शून्य होता है, और दूसरा कहता है इसका मान प्रत्येक स्थान एवं समय पर अलग अलग होता है। तो भैया एक बात बताइए कि जब भी कभी भी भौतिक मापन से संबंधित चीज़ें होंगी तो कभी भी वो अलग अलग स्थान पर या अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पर उसका मान कभी भी अलग अलग नहीं होगा। भौतिक जब भी लगा हुआ है तो उसका पहला तो एकदम करेक्ट है कि भौतिक मापन का आधार बिंदु क्या होता है? बिल्कुल शून्य होता है। क्या होता है? बिल्कुल शून्य होता है। लेकिन ये जो आपने कह दिया है कि ये जो प्रत्येक स्थान पर समय समय पर अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। मतलब जहाँ कहीं भी होगा वो भौतिक मापन से संबंधित चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, उसमें अलग अलग परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, लेकिन उसका आधार बिंदु जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो इसमें कौन सा आपका कथन सही होगा? तो ये आपका जो नंबर ए है वो ए नंबर सही होगा। अब क्वेश्चन दूसरा है कि जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो कुछ भी अस्तित्वमय है, अर्थात अस्तित्वमय का मतलब क्या है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है, मतलब जो जिस भी किसी भी चीज़ों का अस्तित्व वर्तमान में है उसमें उसका अस्तित्व कुछ क्या होता है? परिमाण में होता है। मतलब कुछ न कुछ उसमें संख्यात्मक चीज़ें होती हैं, कुछ न कुछ उसमें चीज़ें होती हैं। ये किसका कथन है? तो ये व्यवहारवादी कौन थे? थॉर्नडाइक थे। तो थॉर्नडाइक साहब ने कहा कि जो कुछ भी चीज़ें होती हैं हम उसको तो माप सकते हैं, तो माप सकते हैं तभी, क्योंकि ये व्यवहारवादी थे, तो इन्होंने कहा कि कुछ भी चीज़ों का जो अस्तित्व होता है वो तभी हम उसको मान सकते हैं जब भी कुछ उसमें क्या होगा? परिमाण होगा, उसमें कुछ संख्यात्मक चीज़ें होंगी। फिर क्वेश्चन तीसरा आता है आपका। क्वेश्चन तीसरे में क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कहते हैं स्टीवेंस के अनुसार कि वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषताओं का परिमाण निर्धारित होता है। फिर दूसरा जेसी ननले के अनुसार कहा है कि व्यापक रूप से मापन का अर्थ है वस्तुओं एवं घटनाओं के लिए नियमानुसार संख्या प्राप्त करना। ये आपका क्या कहता है कि ये दोनों ही क्या है? गलत है। ये दोनों ही जब गलत है तो वो कौन सा सही होगा? ए और बी, अर्थात सी जो आपका है वो। क्यों? क्योंकि ये उल्टा दे दिया है भैया। मतलब जो जेसी ननले है वो इन चीज़ों को कहा है, लेकिन स्टीवेंस जो है वो इन चीज़ों को कहा है। अर्थात मतलब नहीं समझे। मतलब जेसी ननले ने कहा है कि वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषताओं का परिणाम क्या होता है? निर्धारित होता है। लेकिन स्टीवेंस ने कहा क्या है? तो व्यापक रूप से मापन का अर्थ है वस्तुओं एवं घटनाओं के लिए नियमानुसार संख्या प्राप्त करना। तो चूंकि ये स्टेटमेंट इनका ये है और इनका ये है, इसीलिए इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इसके कारण अगर दोनों में से कोई सही नहीं है तो क्या होगा? ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? डी आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों में से किसी ने इसका नहीं कहा है, एकदम से दूसरे विपरीत हैं दोनों के। तो फिर नंबर 4 में क्या आता है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये शैक्षिक मापन का आधार आंकड़े होते हैं, और फिर दूसरा कहता है कि शैक्षिक मापन में केवल भौतिक आंकड़े उपलब्ध कराने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल एक नंबर जो है वो तो सही नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि शैक्षिक मापन का आधार आंकड़े होते हैं। ये तो बिल्कुल सही है भैया, कि आप जब भी शैक्षिक मापन का आधार करेंगे तो उसमें आंकड़े तो होने ही चाहिए। बिना आंकड़े के आप शैक्षिक मापन कैसे कर सकते हैं? कभी भी मापन जब भी करेंगे और शैक्षिक रूप से करेंगे तो वो किसका कितना ग्रेड आया, किसका कितना परसेंटेज आया, किसका कितना, मतलब सारी चीज़ों को आपको तो वो देखना पड़ेगा कि वो कितना आया है। तो बिना आधार के, बिना आंकड़े के आप कैसे उसको माप सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो होता है कि शैक्षिक मापन में केवल भौतिक, यही चीज़ जो केवल भौतिक लगा दिया है वो गड़बड़ है। अगर यहाँ पर ये देता कि शैक्षिक मापन में भौतिक आंकड़े उपलब्ध कराने पड़ते हैं तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर केवल शब्द जो लगा दिया है इसलिए ये गड़बड़ हो गया है, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के आंकड़े होते हैं शैक्षिक आंकड़े में, शैक्षिक मापन में। वो कौन कौन से? तो एक होता है आपका भौतिक, दूसरा होता है कौन सा? सामाजिक। कौन सा होता है? सामाजिक। और फिर आर्थिक होता है और मनोवैज्ञानिक होता है। अर्थात 4 प्रकार के आंकड़े शैक्षिक मापन में होते हैं, जिसमें कि भौतिक आंकड़ा होता है, सामाजिक आंकड़ा होता है, आर्थिक आंकड़ा और मनोवैज्ञानिक आंकड़े इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके कारण से ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है अर्थात ए जो है वो सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। इस केबल के लिए, केबल अगर नहीं रहता तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही था। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देखिए नंबर 5वां जो प्रश्न आता है वो कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मापन का जो स्तर जितना निम्न होता है उसका मापन उतना ही कठिन होता है। ये पहला स्टेटमेंट कहता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि निम्न स्तर के मापन के निष्कर्षों की शुद्धता उतनी ही संदेहास्पद होती है। अब आप देखिए कि इसमें पहला स्टेटमेंट कहा है कि मापन का जो स्तर जितना निम्न होता है उसका मापन उतना ही कठिन होता है। अरे भैया, जब निम्न उसका स्तर ही होगा तो स्तर जब निम्न होगा तो क्या होगा? उसका जो मापन का स्तर होगा वो क्या होगा? उतना सरल होगा ना, कठिन थोड़े होगा। वो क्या होगा? सरल होगा। ये कठिन नहीं होगा। तो कठिन जब नहीं होगा, सरल होगा, तो ये तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि क्या है? गलत है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि निम्न स्तर के मापन के निष्कर्षों की शुद्धता उतनी ही संदेहास्पद होती है। तो डेफिनेटली जो निम्न स्तर के मापन होंगे उसकी शुद्धता निश्चित रूप से क्या होगा? संदेहास्पद होगा। तो क्योंकि आप देखते हैं कि मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर माने गए हैं। आपका एक आता है नॉमिनल आता है, ऑर्डिनल आता है, फिर आपका इंटरवल आता है और रेशियो आता है, जिसको हम इसको क्या कहते हैं? नामित स्तर कहते हैं, क्रमिक स्तर कहते हैं। फिर इसको इंटरवल अर्थात हम अंतराल कहते हैं, और इसको रेशियो को अनुपात मापनी कहते हैं। तो ये जो दोनों स्तर होता है वो काफ़ी सरल होता है, और तो अगर सरल होता है तो इसकी जो शुद्धता होती है वो भी संदेहास्पद होती है। लेकिन इसके संदेहास्पद नहीं, इसके क्या होते हैं? तो अच्छे होते हैं, परिशुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं। अब हम तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें नंबर 2 क्या होगा? तो सही होगा, क्योंकि इसकी 2 नंबर तो सही है लेकिन पहला नंबर गलत है। अब हम नंबर 6 पर चलते हैं। तो जब 6 पर चलते हैं तो कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मापन का जो स्तर जितना उच्च होता है उसका मापन उतना ही सरल होता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि उच्च स्तर के मापन में प्राप्त निष्कर्ष अशुद्ध होते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये जो पहला इन्होंने कहा कि मापन का जो स्तर जितना उच्च होता है उसका मापन उतना सरल होता है। अरे भाई,
जब उच्च स्तरीय मापन होगा तो उसका सरल कैसे हो सकता है? उसका तो क्या होगा? जटिल होगा, कठिन होगा। उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? तो जटिल होगा, जटिल जिसको कि हम कठिन भी बोलते हैं। तो जिसका मापन जितना उच्च होगा उसकी सरलता नहीं होगी, वो कठिनता स्तर होगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि उच्च स्तर के मापन में प्राप्त निष्कर्ष अशुद्ध होते हैं। भाई कैसे अशुद्ध हो सकते हैं? कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता है। जब आपका उच्च स्तर का मापन है तो निश्चित रूप से उसमें बहुत ही ज़्यादा शुद्ध परिशुद्ध होगा, कभी भी अशुद्ध नहीं होगा। अर्थात ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो गलत है। इसके लिए इस 6 नंबर का जो आंसर होगा वो डी होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में बेहतर ढंग से आती होगी। अब हम नंबर 7 पर चलते हैं। नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मापन में वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि के गुणों को किस गुण के आधार पर आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है क्रमिक मापन स्तर, शाब्दिक मापन स्तर, क्रमिक व शाब्दिक मापन स्तर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या कह रहा है कि किस मापन में वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि के किस गुणों के आधार पर आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। तो सीधी सीधी बात है, क्रमिक में हम क्या करते हैं, क्रमिक मापन में हम क्या करते हैं, तो एक सेकेंड, तो क्रमिक मापन में हम क्या करते हैं, क्रमिक मापन जो होता है आपका, वो उसमें हम क्या करते हैं कि क्रम निर्धारित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस प्रकार के हम क्या करते हैं उसमें आरोही अवरोही अर्थात नीचे से उच्च की ओर, है ना, हम क्या करते हैं उसको सजा देते हैं। तो इस प्रकार से उसमें सारी चीज़ों का आप सबसे पहले क्या करते हैं, तो मापनियों का क्रम में नीचे से ऊपर की ओर सजाते हैं। और द्वितीय जो कि क्या होता है, द्वितीय नंबर पर आता है फिर आप वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, विशेषताओं, सारी चीज़ों को उसके गुणों के आधार पर उसको क्या करते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से सजाते हैं। आप देखते होंगे कि जब परीक्षा होती है, किसी प्रकार की परीक्षा होती है तो उसमें रैंक देता है। तो रैंक किस आधार पर, तो उसने जो हासिल किया है, छात्रों ने जो हासिल किया है उसके आधार पर उसका रैंकिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रमिक मापन जो होता है, यहाँ पर क्रमिक मापन जो होता है वो क्या है, तो क्रमिक मापन में आपका ये सारी जो खूबियाँ हैं वो समझ में आती है। अब नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित पहला है युग्म तुलना विधि और दूसरा है पंक्ति क्रम विधि। फिर ये क्या कह रहा है कि उपर्युक्त में से निम्न कौन सी विधियाँ क्रमिक मापन स्तर से संबंधित है। तो आप ये देखेंगे कि जब भी क्रमिक मापन होता है तो क्रमिक मापन में दोनों ही प्रकार के जो युग्म होते हैं, अर्थात युग्म तुलना विधि और पंक्ति क्रम विधि, दोनों ही प्रकार के इसमें जोड़े जाते हैं। जिसमें कि युग्म तुलना विधि में हम क्या करते हैं, उसकी तुलना भी करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। युग्म तुलना में क्या करते हैं कि हम एक जोड़े में उसकी तुलना करते हैं कि वो उससे कमज़ोर है, वो उससे तेज़ है, वो उससे अच्छा है, वो उससे बुरा है, वो उससे बढ़िया है, वो उससे ख़राब है। इस प्रकार की हम क्या करते हैं, युग्म में उसकी तुलना भी करते हैं। और पंक्ति क्रम विधि, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसको क्रम में क्या करते हैं, सजाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हम उसको क्रम में भी सजाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो सी होगा, अर्थात ए और बी दोनों, अर्थात 1 और 2 दोनों ही होगा। फिर हम आते हैं अगले क्रम पर आते हैं। तो नंबर 9 है कि मूल्यांकन व्यक्ति व समाज के दृष्टिकोण से यह मानता है कि कौन सी चीज़ अच्छी और कौन सी चीज़ बुरी है। अर्थात यहाँ पर क्या कह रहा है कि मूल्यांकन
मूल्यांकन व्यक्ति व समाज के दृष्टिकोण से यह मानता है कि कौन सी चीज़ अच्छी और कौन सी चीज़ बुरी है। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि जब तक हम दोनों को ही नहीं मानेंगे, अर्थात जो हमारा समाज है और जो व्यक्ति है दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण को अपनाते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सा खराब है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों को अपनाता है और कहता है कि मूल्यांकन समाज व व्यक्ति दोनों ही अपने में समाहित करता है। तो डेफिनेटली जो मूल्यांकन होता है उसमें समाज और व्यक्ति दोनों ही उसमें समाहित होता है, क्योंकि समाज भी मूल्यांकन करता है, समाज भी अपने दृष्टिकोण से मूल्यांकन करता है और व्यक्ति भी, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज होता है तो व्यक्ति भी क्या करता है, मूल्यांकन करता है और समाज भी उसका मूल्यांकन करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो सी होगा, अर्थात 1 और 2 दोनों। अब फिर नंबर 10 तो हम देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विषय वस्तु की उपयोगिता को निर्णय मूल्यांकन की निर्णयात्मक प्रक्रिया द्वारा ही लिया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मूल्यांकन व उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही जो है वो करेक्ट है। क्या, कैसे, तो किसी विषय वस्तु की उपयोगिता को निर्णय मूल्यांकन की निर्णयात्मक प्रक्रिया द्वारा ही लिया जा सकता है। भैया जब तक उसकी उपयोगिता को निर्णय हम नहीं लेंगे तो हम मूल्यांकन के निर्णायक जो पक्ष हैं उस पर हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो निश्चित रूप से और मूल्यांकन व उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध होता है। तो निश्चित रूप से जो मूल्यांकन होते हैं और उसके जो उद्देश्य होते हैं उसमें घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नंबर सी होगा आंसर। तो मुझे लगता है कि आज की जो प्रक्रिया है उसको आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। आप इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।